हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्षितिज का लेसन मानवीय करुणा की दिव्य चमक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित। देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी इसमें क्या कहते हैं। सर्वेश्वर की पहचान मध्यम वर्गीय आकांक्षाओं के लेखक के रूप में आती है। ये कहते हैं कि संस्मरण स्मृतियों से बनता है और स्मृतियों की विश्वसनीयता उसे महत्वपूर्ण बनाती है। फादर कामिल बुल्के पर लिखा सर्वेश्वर का यह संस्मरण इस कसौटी पर खरा उतरता है। अपने को भारतीय कहने वाले फादर बुल्के जन्मे तो बेल्जियम यूरोप के रैम्स चैपल शहर में, जो गिरजों, पादरियों, धर्म गुरुओं और संतों की भूमि कही जाती है, परंतु उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया भारत को। फादर बुल्के एक सन्यासी थे, परंतु पारंपरिक अर्थ में नहीं। सर्वेश्वर का फादर बुल्के से अंतरंग संबंध था, जिसकी झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। लेखक का मानना है कि जब तक रामकथा है, इस विदेशी भारतीय साधु को याद किया जाएगा तथा उन्हें हिंदी भाषा और बोलियों के अगाध प्रेम का उदाहरण माना जाएगा। तो इसमें सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने फादर कामिल बुल्के के बारे में सारा बताया है। देखिए, ध्यान से सुनेंगे सभी। फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जो फादर कामिल बुल्के थे, बहुत ही अच्छे दयालु इंसान थे, जो सभी से प्रेम से मिलते थे, जुलते थे, सबका सम्मान करते थे, सबकी सहायता करते थे। लेकिन वो एक ऐसी बीमारी से मिले जिसका नाम था जहरबाद। जैसे आजकल ये कैंसर की बीमारी होती है, इस तरह की एक बीमारी से वो मरे हैं जी। इसलिए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए था। जिसकी रगों में दूसरों के लिए मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त कुछ नहीं था, उसके लिए इस जहर का विधान क्यों? कि जो सबसे मीठा बोलते थे और सबकी सहायता करते थे, वो ऐसी बीमारी से क्यों मरे? उनको ऐसी बीमारी से नहीं मरना चाहिए था। यह सवाल किस सर्वेश्वर से पूछे, किस ईश्वर से पूछे? प्रभु की आस्था ही इसका अस्तित्व था। वह देह की इस यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देरी पर क्यों दे? एक लंबी पादरी के सफेद चोके से ढकी आकृति सामने है। गोरा रंग, सफेद झाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली आंखें, बाहें खोल गले लगाने को आतुर। इतनी ममता, इतना ममत्व, इतना अपनत्व इस साधु में अपने हर एक प्रियजन के लिए उमड़ता रहता था। मैं 35 साल से इसका साक्षी था, तब भी जब वह इलाहाबाद में थे और तब भी जब वह दिल्ली आते थे। आज उन भावों का दबाव मैं अपनी छाती पर महसूस करता हूँ। फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा है। उनको देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा था। उनसे बातें करना कर्म के संकल्प से भरना था। मुझे परिमिल के वे दिन याद आते हैं। परिमिल क्या है? एक संस्था का नाम है जहां पर हिंदी गोष्ठियां और हिंदी साहित्य पढ़ा जाता था। तो मुझे परिमिल के वे दिन याद आते हैं जब हम सब एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे जैसे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे। हमारे हंसी मजाक में वह निर्लिप्त शामिल रहते, हमारी गोष्ठियों में वे गंभीर बहस करते, हमारी रचनाओं पर बेबाक राय और सुझाव देते, हमारे घरों के किसी भी उत्सव और संस्कार में वे बड़े भाई और पुरोहित जैसे खड़े हो हमें अपने आशीषों से भर देते। आशीष मीन्स आशीर्वाद, आशीर्वाद से भर देते। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है, और नीली आंखों की चमक में तैरता वात्सल्य भी, जैसे किसी ऊंचाई पर देवदारू की छाया में खड़े हों। उनका प्रेम, बच्चों के प्रति प्रेम कैसा था? जैसे देवदार वृक्ष का होता है। देवदारू वृक्ष को वृक्षों में सबसे बड़ा माना जाता है। जैसे देवदारू वृक्ष को पेड़ों में बड़ा माना जाता है, इसी प्रकार वो समाज में उनको सब बड़े होने की इज्जत देते थे। वो सबके लिए एक बड़े इज्जतदार व्यक्ति थे। सब उनको सम्मान देते थे। कहां से शुरू करें? इलाहाबाद की सड़कों पर फादर की साइकिल चलती दिख रही है। वह हमारे पास आकर रुकती है, मुस्कुराते हुए उतरते हैं। देखिए देखिए, मैंने उसे पढ़ लिया है। और मैं कहना चाहता हूँ, उनका क्रोध में कहीं भी देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता महसूस किया है। अक्सर उन्हें देखकर लगता कि बेल्जियम में
इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जाग गई, जबकि घर भरा पूरा था, 2 भाई 1 बहन, माता पिता सभी थे। आगे देखिए, आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। एक बार उनसे पूछा कि आपको अपने देश की याद आती है, तो उनका कहना था कि मेरा देश तो भारत है। मैं जन्मभूमि की पूछ रहा हूँ। हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि, रैम्स चैपल। क्या नाम है उनकी जन्मभूमि का? रैम्स चैपल। घर में किसी की याद? माँ की याद आती है, बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूब जाते देखा है। उनकी माँ की चिट्ठियां अक्सर उनके पास आती थी। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह उन चिट्ठियों को दिखाते थे। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था। पिता व्यवसायी थे, एक भाई वहीं पादरी हो गया था, एक भाई काम करता है, उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता व्यक्त करते हुए उन दिनों देखा था। भारत में बस जाने के बाद 2 या 3 बार अपने परिवार से मिलने भारत से बेल्जियम गए थे। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, आप सब छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा थी, वह बालकों सी सरलता से मुस्कुराकर कहते। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर फादर बुल के सन्यासी होने जब गुरु के पास गए, कहा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ तथा एक शर्त रखी, संन्यास लेते समय संन्यास चाहने वाला शर्त रख सकता है कि मैं भारत जाऊंगा। संन्यास लेकर क्या कहा उन्होंने? शर्त रखी कि मैं भारत जाऊंगा। भारत जाने की बात क्यों उठी नहीं जानता, बस मन में यह था। उनकी शर्त मान ली गई और वे भारत आ गए। पहले जैसेट संघ में 2 साल पाद्रियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से बीए किया, इलाहाबाद से एमए किया। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। क्या शोध प्रयाग मीन्स? उन्होंने पीएचडी की उसके बाद हिंदी में पीएचडी की। और उसमें क्या कौन सा उन्होंने साहित्य लिखा? राम कथा उत्पत्ति और विकास, ये पुस्तक उन्होंने लिखी अपनी पीएचडी में। परिमिल में उसके अध्याय नीलपंछी के नाम से, उसके बाद परिमिल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड का रूपांतर भी किया। क्या जो इंग्लिश में लिखा गया था मातरलिंग का प्रसिद्ध नाटक ब्लू बर्ड, उसका हिंदी में रूपांतर किया, उसका हिंदी में अनुवाद किया नीलपंछी के नाम से। बाद में वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी और संस्कृत विभाग के विभाग अध्यक्ष भी रहे। यही उन्होंने अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश तैयार किया। क्या? अंग्रेजी हिंदी डिक्शनरी। उन्होंने एक डिक्शनरी भी बनाई, अंग्रेजी हिंदी डिक्शनरी भी तैयार की, जिसका और बाइबल का अनुवाद भी, और बाइबल का भी हिंदी में अनुवाद किया। और वहीं बीमार पड़े, पटना आए, दिल्ली आए, चले गए। 47 वर्ष देश में रहकर 73 वर्ष की जिंदगी जीकर उनका देहांत हो गया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही, आगे कल करेंगे।